देखिए, 2 टॉपिक हैं अलग-अलग, कार्नोट इंजन और कार्नोट चक्र। कार्नोट इंजन और कार्नोट चक्र में फ़र्क समझने के लिए कई बार ऐसा होता है कार्नोट साइकिल पूछी और आप इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, ये तो बहुत लंबा आर्टिकल है। ये आर्टिकल जो है कार्नोट इंजन उसके अंदर ये कार्नोट चक्र समाया हुआ है। जैसे एक इंजन होता है, वो सोर्स से Q1 हीट लेता है, सिंक को Q2 हीट देता है और ये वर्क डन करके दे देता है। ये हमने इंजन के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना? तो कार्नोट इंजन में आपका सोर्स के बारे में भी जिक्र होगा, सिंक के बारे में भी जिक्र होगा, वर्क डन कैसे मिला वो भी जिक्र होगा, कार्यकारी पदार्थ कौन सा है, किस तरीके का है वो भी होगा, कैसे हम सोर्स से सिंक हीट लेंगे, कैसे हम सिंक को देंगे, कैसे हमें वर्क डन मिलेगा, कितना वर्क डन मिलेगा, वो सारी चीजें और कितनी इफिशियंसी होगी इंजन की सारी चीजें कार्नोट इंजन के अंदर आएंगी। लेकिन कार्नोट चक्र के अंदर केवल आपका वर्क निकालना आता है, मतलब ये कार्यकारी पदार्थ जो यहाँ पे है, इस कार्यकारी पदार्थ पे किस किस तरह से ऑपरेशंस होंगे और किस तरह से टोटल वर्क निकाला जाएगा, कार्नोट साइकिल केवल उसकी बात करती है। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि ग्राफ में अगर देखें इंडिकेटर डायग्राम में पीवी में, तो एक पॉइंट से चलेंगे, पहले ये प्रोसेस, फिर दूसरा प्रोसेस, फिर तीसरा प्रोसेस और फिर चौथा प्रोसेस, और जहां से चले थे वहीं पे लौट के फिर से आ जाएंगे। तो ये 4 प्रक्रम करा के हमारा वर्क मिलेगा। तो ये जो साइकिल बनी इसी को कार्नोट साइकिल कहते हैं। तो कार्नोट साइकिल जो है कार्नोट इंजन का एक छोटा सा पार्ट है। तो आप क्वेश्चन जब आए तो ये देखिएगा कार्नोट चक्र पूछा गया है या फिर पूरा का पूरा कार्नोट इंजन पूछा गया है। पूरा कार्नोट इंजन पूछा गया तो कार्नोट इंजन में जो है हम जो चीजें देखेंगे, सबसे पहला तो है डेफिनेशन क्या है इसकी, दूसरा हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, संरचना क्या है इसकी, ठीक है ना। संरचना के बाद तीसरा हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है जो कार्नोट चक्र है वो चक्र कैसा होता है, कौन कौन से उसके प्रोसेस होते हैं, उनके अंदर वर्क डन कैसे कैसे निकला जाता है। 4 प्रोसेस हैं तो 4 वर्क डन होते हैं और उन 4 वर्क डन से तब टोटल वर्क निकलता है। तीसरा कार्नोट चक्र के बारे में ही और फिर चौथा लास्ट में जब है पूरा कार्नोट चक्र, जब ये खत्म हो जाएगा, ये अलग 5 नंबर का आर्टिकल है, और तब उसके बाद जो है वो इस कार्नोट इंजन की दक्षता कितनी होती है तब ये आएगा और फिर ये आर्टिकल जो है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से ये होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, कई बार लोग मिस्टेक करते हैं, छोटी सी मैं बताता हूं कि कार्नोट ने ये जो इंजन है, जो कार्नोट चक्र है, कार्नोट इंजन है, तो इसने ये आइडियल इंजन एज्यूम किया था, ठीक है ना। ये एजम्पशन है केवल। कार्नोट ने जब एजम्पशन लिया कि हम एक ऐसा इंजन बनाएं कि जिसमें घर्षण नहीं है, गैसें सब आदर्श गैसें ले ली और सब कुछ सब फर्स्ट क्लास हमने ले लिया है, तो उस तरह का इंजन जो है उसको कार्नोट इंजन बोला गया। अब जब संरचना की बारी आएगी, एक हमारा जो है वो सिलेंडर है, ठीक है ना, जिसकी दीवारें जो है वो पूर्ण कुचालक पदार्थ की बनी है, पिस्टन भी इसमें पूर्ण कुचालक पदार्थ का बना है, नीचे वाली दीवार जो है वो प्योर आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर आ जा सकता है। इसके बाद इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस के नाम पे गैस है। गैस भी कैसी है, आइडियल है, और इनकी इनकी दीवारों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर इसका जो है वो T1 है, ये गैस भरी है। अब इस गैस को अगर आपने गर्म करना है, मतलब सोर्स और सिंक से आपको हीट देनी है अगर, तो उसके लिए देखिए, सोर्स एक लिया हमने, एक आपने सिंक लिया, ठीक है ना। सोर्स कैसा है, उसकी दीवारें इंसुलेटिंग है ताकि हीट इधर उधर ना जाए। ऊपर वाली दीवार जो है वो आइसोथर्मल है, मतलब हीट आ जा सकती है, यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है, और इसकी ऊष्मा धारिता इनफाइनाइट है। तो इस वजह से इससे कोई कितनी भी हीट ले ली जाए, इसकी सी इनफाइनाइट है, इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आपका सिंक है, सिंक की भी दीवारें पूर्ण कुचालक हैं और इसको जितनी भी ऊष्मा दे दो इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी जो है स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट है। और एक हमने कुचालक स्टैंड लिया जिसमें कि आपका चारों तरफ से दीवारें जो हैं वो इंसुलेटिंग हैं। तो ये तो हो गया क्या क्या मटेरियल है हमारे पास, ठीक है ना। ये संरचना हो गई इसकी, ये वर्किंग सब्सटेंस इसके अंदर, ये सोर्स हो गया आपके पास, ये सोर्स है, ये सिंक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है ना, ये गैस है। और देखिए, आपको ये ध्यान से देखिए, अगर आपको इसको हीट देनी होगी तो हीट देने के लिए सोर्स देगा इसे, तो आप बस इसे लाके यहाँ रख दोगे। ये दीवार और ये दीवार, इनसे हीट पास हो सकती है, तो यहाँ से हीट इसके अंदर जाना शुरू कर देगी। यहाँ से ये ज्यादा टेम्परेचर पे है ना, T1 पे, ये T2 पे है, तो इससे हीट जाना स्टार्ट कर देगी। अगर आपको सिंक को हीट देनी है
तो आप इस गैस सिलेंडर को उठा के यहाँ रख दोगे, तो देखिए ये लोअर टेम्परेचर पे है, ये इसको हीट ऐसे देने लगेगा यहाँ पे। और अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं कराना चाहते, आप इसके अंदर कोई रुद्धोष्म प्रक्रम कराना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ रख दोगे। यहाँ पे जैसे ही आप इसे रखोगे, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपके पास जो है वो क्या बोलते हैं, ये भी दीवार जो है वो पैक्ड हो जाएगी, और फिर इसके अंदर कोई भी ना तो एटमॉस्फेयर से हीट आ पाएगी और ना ही ले जा पाएंगे हम। अब इसकी कार्नोट साइकिल आ जाती है, वर्किंग के अंदर कार्नोट साइकिल आती है। वर्किंग में और कार्नोट साइकिल क्या है ये बताएंगे हम। तो देखिए इसमें क्या क्या काम किया जाएगा। अब जो प्रोसेसेस करने हैं, उन प्रोसेसेस को करने से पहले मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि ये इंडिकेटर डायग्राम जो है वो आप पहले जो है वो इसको बना लें, ठीक है ना। इस तरह से वॉल्यूम, ये प्रेशर है, यही डायग्राम सब कुछ करके दिखाएगा आपको। तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई ए पॉइंट, यहां से आप जाते हैं ये बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से आप जाते हैं सी पॉइंट तक, सी पॉइंट से आप जाते हैं डी पॉइंट तक, और डी पॉइंट से आप फिर वापस चले जाते हैं ए पॉइंट तक। ये डायग्राम या तो आप शुरू में ही बना लो कि हाँ भाई ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि क्या क्या करना है वो तो कार्नोट ने सोचा ना, हम कार्नोट थोड़ा ना है, हमें तो उनकी बातों को सीखना है। तो पहले हम गए ए से बी तक ये प्रोसेस, बी से सी तक गए ये प्रोसेस, सी से डी तक आए ये प्रोसेस, एंड डी से ए तक गए ये प्रोसेस। ध्यान दीजिए इसमें ए बी और सी डी की ढाल कम है, इसका मतलब ये आपके समतापी प्रक्रम होंगे, कल मैंने डिस्कस किया था लास्ट टर्न पे। और ये वाले जो है रुद्धोष्म प्रक्रम होंगे क्योंकि इनकी ढाल ज्यादा है। जब जब समतापी प्रक्रम होंगे आप इनको, ये सिलेंडर अपना यहाँ रखे होंगे, और जब आपका जो है रुद्धोष्म प्रक्रम होगा तब आपने इस सिलेंडर को इस स्टैंड पे रखा होगा। और जब समतापी प्रक्रम पे रखेंगे, या समतापी प्रक्रम के लिए पहली बार जब इसको लाके यहाँ पे रखोगे, तो आपके यहाँ से इसके अंदर जो हीट जाएगी वो Q बन जाएगी। मैं यहाँ पे ये ऐसे एरो Q1 बता रहा हूँ, इसका मतलब सिस्टम में हीट Q1 आ रही है, सोर्स इसको हीट दे रहा है। और जब आप दोबारा इसको सिंक पे रखोगे तो इससे Q2 हीट जो है वो सिंक में चली जाएगी। तो ये दोनों प्रोसेस जो है ए बी और सी डी ऐसे हैं जो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, और इनके दौरान जो है वो आपको हीट जो है वो सिस्टम में एक के अंदर सिस्टम में आती है और एक के अंदर चली जाती है। जब आप इसको इसके ऊपर रख दोगे तो ये T1 टेम्परेचर पे आ जाएगा क्योंकि हीट इसमें से इसमें जाएगी। तो ये जो गैस है इस टाइम पे ये आपकी टेम्परेचर T1 पे है, और जब यहाँ पे ये ठंडा हो गया है या सिंक में, तो ये आपकी गैस T2 टेम्परेचर पे है। ये कुछ इस ग्राफ के बारे में मेन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ए पॉइंट पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम जो है V1 है, तो P1 V1 ये हो गया, P2 V2 यहाँ पे हो गया, P3 V3 यहाँ पे हो गया, और P4 V4 यहाँ पे हो गया, और वापस जब पहुंचेंगे तो फिर गैस का प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 होता है। ये 4 कोऑर्डिनेट्स भी कंसीडर करने हैं आपने, ठीक है ना। तो आप जो है डायग्राम्स के बारे में ज्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा पे एग्जाम में, समझ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा लिखेंगे तो फिर वो उसी में टाइम लग जाएगा आपका, आप मेन चीज नहीं कर पाएंगे, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए अब देखिए हम करेंगे क्या क्या। तो वर्किंग में हम करेंगे 4 स्टेप करे जाते हैं, वर्किंग या फिर कार्नोट साइकिल दोनों एक ही चीज है, और इसके अंदर हम टोटल मिला करके 4 स्टेप्स करते हैं। अब 4 स्टेप्स की लैंग्वेज लिखनी है, चारों स्टेप्स के वर्क डन निकालने हैं, तो जाहिर सी बात है आप लैंग्वेज समझ लीजिए। लैंग्वेज लिखते टाइम थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा अपने आप पे, ज्यादा ना लिख दें, मालूम रहे लेकिन आपको ज्यादा उसमें लिखना नहीं है, ठीक है ना। तो पहला प्रोसेस, अभी एक डायग्राम और रह गया है जो मुझे बनाना है। आप पहले ये समझ लीजिए ना, ये डायग्राम मैं हटा रहा हूं यहाँ से, आप समझ जाइएगा कि जब मैं इसको यहाँ रखूंगा या यहाँ रखूंगा या यहाँ रखूंगा तो क्या क्या हो रहा है, उस चीज को मैं थोड़ा हटा रहा हूँ अब इसको। अब आप देखिए प्रोसेस नंबर 1, तो ये सिलेंडर हो गया मेरा, ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, और एक ये सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसको गैस, इसको सिलेंडर को जिस पे रखा है वो नीचे चीज है। अब क्या क्या किस चीज में है वो बताएंगे हम। 4 प्रोसेस कराए जाएंगे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4। अभी मैं लैंग्वेज समझा रहा हूँ, वर्क डन बाद में निकाल देंगे हम। अब देखिए प्रोसेस पहला कौन सा होता है, समतापी प्रसार, ठीक है ना। समतापी प्रसार में क्या करते हैं, हम अपना सिलेंडर ला करके और सोर्स के ऊपर रख देते हैं, ठीक है ना। सोर्स में दीवारें जो हैं वो इंसुलेटिंग हैं, लेकिन यहां से हीट जो है वो सिस्टम में जा सकती है। तो हमारी जो गैस ए पोजीशन पे थी,
ध्यान से देखिए, ए पोजीशन पे जो गैस थी स्टार्टिंग में, इसको आप डॉट 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 बना दो, ये पहले थी ऐसा, और ये अब इसमें एक्सपेंड करके कितने पे पहुंच जाती है, वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है P1 V1 से ये P2 V2 तक पहुंच जाती है, यानी कि ये B पॉइंट तक पहुंच जाती है। जो डॉटेड पार्ट दिखा रहे हैं वो स्टार्टिंग का पॉइंट है, और जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पार्ट है बी, वो जो है लास्ट का, कहाँ पहुंचे हैं हम जा करके। तो ए से बी तक गैस का समतापी प्रसार हो रहा है। कहानी भरना चाहते हैं तो हम लिख देंगे कि सिलेंडर को जो है वहां पे रख देते हैं, सोर्स के ऊपर रख देते हैं, जिससे कि सोर्स से Q1 हीट एक्सेप्ट कर ली जाती है, और हमारा जो वो पिस्टन है वो ऊपर खिसक जाता है, और गैस का प्रेशर P1 से V1 से और P2 V2 इस तरह से ये चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि ग्राफ में A से B तक पहुंच गया, Q1 हीट ले ली, और ये पूरा प्रक्रम T1 टेम्परेचर पे हो रहा है। आप कहानी समझ रहे हैं किस तरह लिखी जा रही है? ये लैंग्वेज लिख दी जाएगी, यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस नंबर 1 हो जाएगा कार्नोट साइकिल का, और क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। इसके अंदर जो वर्क डन होगा वो मैं एक साथ लिख के चारों का बताऊंगा, तब समझ में आएगा। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बताने से थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, और जगह भी नहीं है मेरे पास। अब दूसरा प्रोसेस क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को उठा के अब जो हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, स्टैंड उसके ऊपर रख दोगे। इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखने से, और फिर क्या करोगे, इस गैस में अब रुद्धोष्म प्रसार कराया जाएगा। बी से सी तक पहुंचेंगे हम, तो बी पे स्टार्टिंग है मेरी, और हम पहुंचेंगे जाके अब सी पे पहुंचेंगे जाके, ठीक है ना। और ये जो प्रक्रम कहलाएगा आपका दूसरा प्रोसेस है रुद्धोष्म प्रसार। कहानी भर देंगे हम कि सिलेंडर को अब उठा के इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं, और थोड़ा सा बांट ऊपर रखे हैं वो कम कर देते हैं। कल मैंने बताया था वर्क डन करवाने के लिए प्रेशर कम करना है तो बांट हटा लेते हैं, तो गैस अपने आप ऊपर फैल जाएगी। तो ये आपका रुद्धोष्म प्रसार कहलाएगा, और रुद्धोष्म प्रसार की पूरी ये कहानी कंप्लीट होती है। वर्क डन अभी मैं थोड़ी देर में निकालूंगा आपका, जब मैं कुछ मिटा दूंगा यहाँ से। अभी अकेले आप प्रोसेस देखिए, समझिए क्या हो रहा है। यानी कि मेन सेंटर में आपका ये डायग्राम है, ये डायग्राम अगर पहले बना लें तो इसी से आपके सारे ये प्रोसेसेस भी समझ में आएंगे, ये भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, CD यानी कि समतापी संकुचन, ठीक है ना, समतापी संकुचन। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन, और इसके लिए हम गैस को सिंक पे रख देंगे, सिलेंडर को सिंक पे रख देंगे ताकि सिस्टम से Q2 हीट सिंक में चली जाए, और गैस जो हमारी जो C तक फैल चुकी है वो फिर करके कहाँ पे आ जाए, किसी और T पर आ जाए। यानी कि इसका जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो आपका C पॉइंट B से C तक पहुंच गए थे, अब C से प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और वॉल्यूम भी जो है वो थोड़ा सा मतलब पुरानी स्थिति में आ चुकी है, लेकिन A तक नहीं पहुंची है। तो इस टाइम पे आप जो है यहाँ से C से D तक यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद फिर हम स्टैंड पे रख देंगे इस सिस्टम को, इस सिलेंडर को, और स्टैंड पर रखने से क्या होगा, अब ये जो पुरानी लोकेशन थी, ध्यान दीजिए, वहां पे पहुंच जाएंगे। डी से खिसक के हम वापस ए पे आ जाएंगे, और स्टैंड पे रखने से अब क्या होगा, समतापी नहीं, रुद्धोष्म संकुचन कराया जाएगा, यानी कि एडियाबैटिक कंप्रेशन कराया जाएगा, और इससे हमारा जो है वो पिस्टन फिर से वापस ए पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो बिना उस डायग्राम को समझे आप इस डायग्राम को इलेबोरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि केवल कार्नोट साइकिल में ये डायग्राम बनाया और 4 नाम लिखे और वर्क डन निकाल के कर दिया। वो समझने के लिए दिमाग में इसीलिए तो फिट नहीं बैठता है ये चीज, क्योंकि आपको एक्चुअल चीजें पता ही नहीं रहती। अब आप अगर ये 3 डायग्राम केवल बनाओगे, लैंग्वेज बिल्कुल कम से कम भरो, तब भी आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें। तो आप जरा ये नोट कर लीजिए और मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं, और फिर मैं इन 4 प्रोसेस का वर्क डन निकाल के और फिर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ टोटल वर्क डन वगैरह क्या है। अब समझ लीजिए आधा आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है, जो कंसेप्ट दिमाग में बैठाने वाली चीजें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, अब केवल कैलकुलेटिव पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, अब हम इन 4 प्रोसेसेस में वर्क डन निकालेंगे, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि समतापी प्रक्रम में जो किया गया कार्य, इसी वीडियो में मैंने शुरुआत में बताया है कि समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य W इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है RT log V2 by V1, बाद का वॉल्यूम पहले डिवाइड बाई पहले का वॉल्यूम, ठीक है ना। और रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य W इज इक्वल टू R बाई गामा -1 T1 माइनस T2, यानी कि पहले का टेम्परेचर पहले और बाद का टेम्परेचर बाद में, ये वर्क होते हैं। साथ ही साथ वर्क डन बाई सिस्टम है तो पॉजिटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो नेगेटिव होता है।
ये 4 चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हमारे पुराने कंसेप्ट हैं, इनके बेस में हम इन 4 प्रोसेसेस का वर्क डन नोट करेंगे। और ध्यान रखिए बुक पेपर में आएगा तो आपको इन्हीं के साथ लिखने हैं वर्क डन जो मैं अब लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि 4 ये बता के फिर आप अलग अलग फिर बाद में लिख रहे हो, ये जगह की कमी की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। अदरवाइज प्रोसेस नंबर 1 में समतापी प्रसार में क्या क्या किया, ठीक है ना, वो चीज आप तुरंत जो है वो वहीं पे लिखोगे, क्या कहानी करी और क्या वर्क डन हुआ, ऐसे इसको बताओगे, इसको बताओगे, इसको बताओगे, तो वो तो जगह की कमी से मैं मिटा करके फिर आपको अब मैं कैलकुलेटिव पार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जो फर्स्ट प्रोसेस है यानी कि हम उसे कहेंगे ए टू बी प्रोसेस जो है, यानी कि हम उसे कहेंगे समतापी प्रसार कहेंगे, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो आप। ये पूरी चीज जो है इसके अंदर जो वर्क डन होगा, ध्यान दीजिए W1 का नाम अगर हम दें तो वो W1 Q1 के भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समतापी प्रसार में हमने एक और चीज देखी है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। जितना वर्क डन होता है वही हीट के बराबर होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दें अगर हम, ये भी चीज मैं वीडियो में बता चुका हूँ, वो चीज मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि इस टाइम पे काम आए हमारे। तो वर्क डन जो है वही Q के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W से इंटरनल एनर्जी में चेंज समतापी प्रक्रम में 0 होता है, तो Q इज इक्वल टू W, ये चीज यहाँ से आ जाती है। और ये इज इक्वल टू होगा, फॉर्मूला देखिए, RT कितना है टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर है, RT1 log V2 बाई V1 ये होगा। और साथ ही साथ ये इज इक्वल टू होगा, इसको वर्क डन निकालने के मैंने 2 तरीके बताए थे कल वाले वीडियो में। एक तरीका तो था कि आप इस फॉर्मूले वाइज कर सकते हैं, और एक तरीका था इंडिकेटर डायग्राम के नीचे का एरिया, ये जो इंडिकेटर डायग्राम ईवी डायग्राम बना के नीचे का एरिया, तो इस नीचे के एरिया के लिए आप इसको, तो ये नीचे का जो एरिया बनेगा जाकर के वो एरिया ए बी बी डैश ए डैश ए बी बी डैश ए डैश ए। तो एरिया वाइज भी निकालना पड़ता है और कैलकुलेटिव पार्ट भी तरह से निकालना पड़ता है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुई। वर्क डन निकाल, टोटल वर्क डन निकालने में इसका भी यूज होगा और इसका भी यूज होगा। अब देखिए प्रोसेस 2 की बात करें, अगर हम बी टू सी जा रहे हैं यानी कि रुद्धोष्म प्रसार पे जा रहे हैं, तो रुद्धोष्म प्रसार यानी कि बीसी पे जा रहे हैं, तो ये W2 इज इक्वल टू होगा जाकर के, देखिए प्रसार हो रहा है यानी कि पॉजिटिव वर्क होगा, यहाँ भी पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, एंड फॉर्मूला कौन सा लगेगा, R बाई गामा माइनस 1, स्टार्टिंग का टेम्परेचर माइनस फाइनल, स्टार्टिंग का टेम्परेचर T1 और फाइनल का टेम्परेचर T2, T1 माइनस T2, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी। ऐसी प्रोसेस नंबर 3 की बात करें तो C टू D आ रहे हैं हम, यानी कि समतापी संकुचन हो जाएगा, और समतापी संकुचन होने की वजह से जो W3 इज इक्वल टू होगा, और समतापी प्रसार इसी टाइम पे Q2 हीट दे भी जाती है, तो Q2 इज इक्वल टू हमारा W3 होगा, और वो इज इक्वल टू होगा जाकर के RT2, T2 टेम्परेचर पे हो रहा है तो RT2 हो जाएगा log और फाइनल वॉल्यूम यानी कि V4 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम यानी कि V3 एंड विद माइनस साइन, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है। ये हमारा चौथा वर्क डन होगा। और देखिए एरिया वाइज लिखना हम भूल गए, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, तो एरिया वाइज हम इसमें और लिख देते हैं। इस वाले में कितना होगा, बीसी वाले में सी डैश वो नीचे ले आओ, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया बी सी डैश बी डैश बी, और ये इज इक्वल टू इसके अंदर एरिया सी डी वाले के अंदर डी डैश नीचे ले आओ, तो एरिया सी डैश डी सी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड बनती हैं। जरा कंप्लीट करिए, मुझे बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो तुरंत ये हो जाएंगे, ये तो न्यूमेरिकल के लिए वैसे ही रटने पड़ेंगे, तो इनके अंदर भी काम आ रहे हैं वो। सुमित W2 का मान बता दीजिए। W2 देखिए, W2 इज इक्वल टू रुद्धोष्म प्रसार है ना, तो रुद्धोष्म के लिए W इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1, तो R बाई गामा माइनस 1 और इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर होता है इसके फॉर्मूले में। अगर हो सकता है आपके पास बुक हो, आप लोग कंफ्यूज मत होना, कई बुक में क्या करते हैं नीचे 1 माइनस गामा करके फॉर्मूला लिखते हैं, तो वो T2 माइनस T1 लिख देते हैं। आप वही कह रहे हैं ना, जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं आप उन पे स्टिक रहो, आपको बस समझने में दिक्कत हो रही वो मैं आसान कर दे रहा हूँ। तो हो सकता है 1 माइनस गामा नीचे करा हो तो वहां पे T2 माइनस T1 कर दिया होगा, वो चीज कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है। अच्छा चौथा बचा है मेरे पास जगह, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है ना, चारों फिर एक साथ पूरी उसमें आ जाएंगे। चौथा जो प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 4, वो आपका है D2A। D2A का मतलब है रुद्धोष्म संकुचन, और रुद्धोष्म संकुचन के दौरान देखिए क्या होगा यहाँ पर,
W4 इज इक्वल टू संकुचन हो रहा है तो माइनस, देखिए माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो माइनस, ठीक है ना, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है R बाई गामा माइनस 1, इनिशियल, इनिशियल क्या है टेम्परेचर T2 माइनस फाइनल, फाइनल क्या है T1, ये आपका आ जाएगा W4 इज इक्वल टू इतना, और ये इज इक्वल टू एरिया वाइज जब कहोगे तो एरिया हो जाएगा कितना, D डैश A D, ये आपका इक्वेशन नंबर जो है वो 4 बन जाएगी। इस माइनस को अगर आप ऑपरेट करा दो तो देखो बिल्कुल इसके बराबर अमाउंट आ रहा है, माइनस को ऑपरेट करा दो देखो T1 माइनस T2 हो जाएगा, यानी कि इसको R बाई गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 भी कर सकते हैं। W1 और W4 मेरे पास बिल्कुल बराबर आए हैं, आप ध्यान रखिएगा, W1 और W4 ये बिल्कुल बराबर आए हैं। W1 और W3 आपके थोड़े अलग अलग हैं, वो एक अलग बात है। ये 4 वर्क डन आपको जरूर जरूर निकाल के दिखाने हैं। अगर आपके पास कार्नोट साइकिल आए या कार्नोट इंजन आए, तो ये कार्नोट इंजन के अंदर कार्नोट साइकिल तो अपने आप घुस जाएगी, क्योंकि कार्नोट इंजन की वर्किंग ही वही है कार्नोट साइकिल। तो इसलिए आपको ये 4 वर्क डन तो जरूर निकाल के दिखाने हैं। अब इसके बाद कार्नोट साइकिल का रिजल्टेंट वर्क कितना होता है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि शो करो कि कार्नोट साइकिल में किया गया कार्य कार्नोट साइकिल के एरिया के बराबर होता है, तो वो सब चीजें, तो उसके लिए एरिया वाइज वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, और अगर वैल्यू वाइज चाहिए तो फिर आपका नॉर्मल उसके फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम कार्नोट साइकिल में किया गया कार्य बताने जा रहे हैं, वर्क डन इन कार्नोट साइकिल। तो देखिए इसके लिए सीधा सच्चा अपना हिसाब है, टोटल वर्क डन 4 काम थे हमारे पास, चारों काम में आपको W1 प्लस W2 प्लस W3 और प्लस W4 चारों को ऐड कर दें तो हमारे पास देखिए टोटल वर्क डन आ जाएगा। लेकिन इनमें से ये काम तो पॉजिटिव है क्योंकि प्रसार हैं, लेकिन ये काम आपके जो हैं वो संकुचन के हैं, इसलिए ये आपके माइनस के कहे जाएंगे, और इस वजह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4। बट मैंने अभी बताया था आपको W2 एंड W4 बराबर आए हैं, इसलिए आपके जो हैं वो ये दो अमाउंट जो हैं वो कट जाएंगे, और कटने की वजह से आपके पास W1 माइनस W3 ये W बचेगा। W1 आपका ध्यान दीजिए इक्वेशन में वो Q1 के बराबर था और W3 आपका Q2 के बराबर था, तो इसलिए W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है। तो ये कार्नोट साइकिल में किया गया नेट कार्य होता है, यानी कि वो ऊष्मा जितनी ली गई है सोर्स से और जितनी सिंक को दी गई है उसके डिफरेंस के बराबर होता है। और ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी पढ़ा है, नॉर्मल हीट इंजन पढ़ा था तब भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये अगर आप प्रूव करने को आए कि अगर ऐसे आ जाएगा, इसमें हम लैंग्वेज लिख देंगे, अतः कार्नोट साइकिल के एक चक्र में किया गया कार्य इन सिंक सोर्स से ली गई ऊष्मा तथा सिंक को दी गई ऊष्मा के अंतर के बराबर होता है। एक रिजल्ट ये आया आपका कार्नोट का, ठीक है। देखिए अब दूसरा तरीका जो है इसका वर्क डन निकालने का, दूसरा स्टेटमेंट भी है, W इज इक्वल टू अगेन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4 पुरानी तरह से किया, और अब की बार वर्क वो एरिया वाइज जो निकाले हैं ना चारों वो डाल दीजिएगा। एरिया दिस मच, मतलब ये वाला इसके नीचे का एरिया, प्लस एरिया दिस मच माइनस एरिया दिस मच माइनस एरिया दिस मच। अब जरा इस कंडीशन को समझिए, यहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप देखिए ए बी के नीचे का एरिया ये वाला पहले में आया था, ये पूरा एरिया जो है वो आपका जो है वो पहले वाले में आया था, ठीक है ना। अब उसके बाद प्लस W2, यानी कि सॉरी ए बी के नीचे इतना इतना केवल इतना आया था। इसके बाद BC के नीचे का एरिया और इंक्लूड कर लिया आपने। उसके बाद माइनस W3, यानी कि इधर से इधर जो आए ये वाला एरिया जो है वो आपने हटा दिया, ये वाला हटा दिया, ये ग्रीन ग्रीन कर दिया मैंने। उसके बाद माइनस ये चौथा वाला ये वर्क डन, इसका वाला भी एरिया आपने हटा दिया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास यही सारा तो बचा। तो कहने का मतलब है चारों एरिया की वैल्यू लिख के और रटा रटाया आप सीधे लिख दीजिएगा एरिया ABCDA, मतलब ABCDA यानी कि कार्नोट चक्र का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये हो गया, आप स्टेटमेंट डाल दोगे क्या, अतः कार्नोट चक्र में किया गया कार्य, प्रति चक्र में किया गया कार्य कार्नोट चक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। कार्नोट इंजन की दक्षता, तो देखिए ईटा इज इक्वल टू, कोई भी इंजन हो अगर हमारा, ईटा इज इक्वल टू कितना होता है, जितना काम करा अपॉन जितना सिंक से सोर्स से हीट ली, ये ईटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है। W हमारा अभी हमने डिराइव किया Q1 माइनस Q2 आया है, ठीक है, तो आपने डिवाइड कर दो 1 माइनस Q2 बाई Q1,
ऐसा काम तो हमने इंजन में भी किया था और कार्नोट साइकिल में भी यही आया है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू डाल दो, तो Q1 Q2 की वैल्यू एक्चुअली वो जो W1 था वही तो Q1 के बराबर निकला था, और जो W3 था वही आपका Q2 के बराबर निकला था। तो उनकी वैल्यूज बस यहाँ पे डाल दोगे, RT2 log समथिंग समथिंग था अपॉन RT1 log ऑफ समथिंग समथिंग था, ये रख दोगे यहाँ पे। मैं तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में करोगे वी कैन प्रूव। 11th क्लास में यही चीज लंबे में चली जाती है आर्टिकल में। वी कैन प्रूव कि आपका जो है वो ये लॉग के अंदर जो आएगा ना, यहाँ पे शायद V3/V4 आता है, यहाँ पे V2/V1 आता है। ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होते हैं। ये आप इसको जो है वो लिख दोगे, वी कैन प्रूव, कुछ करके कुछ नहीं दिखाना है। तो नेक्स्ट लाइन में जब आप इसको बराबर कर दोगे तो नेक्स्ट लाइन में ये जो है लॉग लॉग ये वाली चीजें जो है वो कट जाएंगी। तो जब ये आपकी ये दोनों चीजें जो है वो कट जाएंगी यहाँ पे, तो आपके पास, और आर आर तो पहले ही कट गया है, वो तो कांस्टेंट है, तो आपके पास बस ईटा का जो फॉर्मूला फाइनल बचेगा वो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस और T2/T1, ये फॉर्मूला आपके पास बचता है। समझ रहे बात को?